जय हिंद। आज हम द हिंदू के विभिन्न खबरों का विश्लेषण करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेशनल यूनिटी डेज आज 31 अक्टूबर है। आज ही जो सरदार पटेल है इनका जन्मतिथि आज, ठीक है। 184वां जन्म दिवस है इनका, ठीक है ना। दूसरा, महाराष्ट्र में स्पीकर की भूमिका पर जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं उसके बारे में हम आप जानेंगे कि स्पीकर की भूमिका क्या होती है, स्पीकर के कार्य क्या होते हैं और कहां से प्रश्न चिन्ह उठ रहा है उनपे, ठीक है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा रेजोल्यूशंस लाया गया, एक संकल्प लाया गया है जिसमें भारत ने वहां से वोट देने से मना कर दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। यूएस, अमेरिका और चाइना के बीच संबंधों में इस समय सुधार हो रहा है। इसके बारे में जानेंगे, संबंधों में सुधार होने से भारत को फायदा क्या है और अगर संबंधों में उनके तनाव आता है तो उससे भारत को फायदा और नुकसान क्या है, ठीक है। इसके बाद हार्ट अटैक से कोविड वैक्सीन का क्या संबंध है। बहुत सारा देखे होंगे आप डांडिया करते हुए, बहुत सारा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिम करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या इसका संबंध कोविड जो वैक्सीन लगा था उससे है, इसके बारे में भी आज जानते हैं, ठीक है। चाइनीज शिप का फिर से श्रीलंका में आना एक भारत के लिए चिंताजनक का बात है, ठीक है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर है आज। देखिए सरदार पटेल की क्या है, 184वां जन्मदिन है। 184वां जन्मदिन है किनका, सरदार पटेल का। उनके बारे में कुछ जान लेते हैं सरदार पटेल के बारे में। भारत के विलय में भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका क्या रही है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। देखिए भारत के प्रथम जो गृह मंत्री रहे हैं भारत के जो प्रथम गृह मंत्री रहे हैं सरदार पटेल रहे हैं। भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल ही रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारे प्रत्यक्ष खतरे मौजूद थे, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि 565 रियासतों को जो रजवाड़े थे इनको भारत में इनका विलय करना, इनको एकीकृत करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से सरदार पटेल और उनके साथ मेनन जो एक आईएएस अधिकारी थे उन लोगों ने मिलकर के किया, ठीक है। 562 जो रियासत थे इनको तो क्या कर दिया गया, विलय इनका कर दिया गया। 562 रियासतों का विलय। देखिए उसमें 3 विधियों का विलय, इनके विलय में 3 विधियों का प्रयोग किया गया था। अनुनय विनय प्रलोभन और दबाव या धमका करके, डरा धमका करके। सरदार पटेल ने 3 नीतियों का प्रयोग किया था। 500 अगर ये भारत का एकीकरण नहीं किए होते सरदार पटेल, तो आज अगर हम प्रत्येक 100-200 किलोमीटर जाने के बाद हमें एक राज्य नहीं मिलता, हमें एक देश मिलता। हमें हर 200-300 किलोमीटर जाने के बाद हमें एक देश मिलता, एक राज्य नहीं मिलता। हम किस देश में रहते हैं कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। जैसे बिहार है तो बिहार भी क्या एक देश मिलता, हैदराबाद एक देश मिलता, उसके बाद आप गुजरात में चले जाएंगे वो भी क्या है एक देश मिलता, ठीक है। इस तरह से अलग अलग हर क्षेत्र में एक एक देश मिलता अगर ये भारत का एकीकरण 1947-48 के बीच में नहीं किए होते। 562 रियासतों का तो इन्होंने एकीकरण कर दिया, अनुनय विनय रिक्वेस्ट करके कि भैया आ जाओ भारत में। प्रलोभन दिया ये कि जो आपकी संपत्ति आप ही की रहेगी, हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन विदेशी मामले हैं जो आप हमारे हवाले कर दीजिए। दबाव, डराकर धमकाकर। देखिए 562 रियासतों का तो आसानी से विलय हो गया, लेकिन बचे 3 रियासत। कौन कौन सा बचे, पहला बचा आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बचा जूनागढ़, तीसरा बचा हैदराबाद, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे इन्होंने कहा भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, कहा गया ठीक है भाई। 1948 में क्या किया, पाकिस्तान की आर्मी ने इन पे हमला कर दिया और माई बाप चिल्लाते चिल्लाते आए कह भैया हमको भारत में मिला लो, तो इनसे साइन करवाया गया, ठीक है ना। जूनागढ़ जो गुजरात में है, आप मानेंगे वहां का एक राजा था, शासक था मोहब्बत खान। वहां के एक शासक थे मोहब्बत खान, उनका झुकाव था पाकिस्तान की तरफ, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे।
लेकिन जब सरदार पटेल ने इनको धमकाया और हड़काया इनको, तो ये भाग गए पाकिस्तान और उसका विलय वहां की जनता के मत से क्या कर दिया गया, भारत में कर दिया गया। उसके बाद हैदराबाद का जो निजाम था ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जो हैदराबाद का निजाम था ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उसके बाद सरदार पटेल ने क्या किया, जोर जबरदस्ती करके वहां पे एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो आप इससे समझ गए होंगे कि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही है। ठीक है, देखिए दूसरा यह है कि महाराष्ट्र में स्पीकर की भूमिका पर उठते हुए प्रश्न, महाराष्ट्र में स्पीकर की भूमिका पर उठते हुए प्रश्न देखिए स्पीकर के पास इतना पावर होता है, स्पीकर जो जिन्हें हम संसद का अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहते हैं, स्पीकर के पास इतना पावर होता है कि वह किस संसद के किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है मतलब निर्योग्य घोषित साबित कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी, अभी देखे हैं राज्यसभा में राघव चड्ढा को, उनको तो राज्यसभा स्पीकर द्वारा वो किया गया है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि स्पीकर सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई विपक्ष का नेता, कोई विपक्ष का अगर जो सदस्य है किसी भी तरह का कोई बढ़िया अगर सवाल उठा रहा है तो उसको निर्योग्य घोषित कर देना है, डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है संसद से। यहां तक अधिकार भी है इनको कि कोई भी अगर बदतमीजी करता है, कोई भी सदस्य अगर संसद में बदतमीजी करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन बदतमीजी न करने के बाद भी ये क्या कर दे रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं। वहीं अगर इनके पार्टी का मान लीजिए भाजपा है, भाजपा की पार्टी के ओम बिरला है, इस समय संसद के जो लोकसभा के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, स्पीकर है। अगर भाजपा का ही कोई नेता बदतमीजी करता, हाल ही में आपने देखा होगा एक नेता ने, संसद के एक सदस्य ने क्या किया, एक मुस्लिम सदस्य को कहा कि ओए आतंकवादी हो तुम लोग, बदतमीज हो तुम लोग, दुष्ट हो। इस आधार पर जो अध्यक्ष हैं, सब लोकसभा स्पीकर हैं, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किए, लेकिन कोई नॉर्मल भी बिहेव कर देता है तो उसको लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उसको तत्काल प्रभाव से डिस्क्वालीफाई करते हैं, संसद से निकाल दिया जाता है उनको। लेकिन इन्हीं के दल का कोई नेता अगर, कोई सदस्य अगर बदतमीजी करता है तो उसको लोग नहीं डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो संसद के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दलाल का काम कर रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, जबकि इनको एक अधिकार भी है, स्पीकर को सांसदों को निर्योग्य करने का एक अधिकार भी है, निर्योग्य घोषित करने का एक अधिकार भी है, जिसको कहते हैं दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित कर सकते हैं, दल बदल के आधार पर। जैसे कि दल बदल जो कानून है 1985 में लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। जो दल बदल कानून है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 1985 में लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन। किस अनुसूची में रखा गया है? 10वीं में। ये सारी चीजें हमने आपको अपने पॉलिटी के क्लास में इसी अपने चैनल पे पढ़ा के रखा हुआ है हमने, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर यदि कोई, देखिए कोई अगर सदस्य है, कोई सदस्य है अगर स्वेच्छा से अपने दल का जो उसका दल है उसको त्याग देता है, मान लीजिए कोई सपा का जो है कि सपा का कोई मान लीजिए सांसद है, वो सपा के अपने दल को क्या करता है, अपनी स्वेच्छा से त्याग दे रहा है, अपने पार्टी को स्वेच्छा से क्या कर दे रहा है, त्याग दे रहा है, तो उस समय उसको क्या कर दिया जाएगा, दल बदल कानून के आधार पर उसको निकाल दिया जाएगा, निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी जो सीट है वो खत्म कर दी जाएगी, मतलब उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। कौन करेंगे ये? लोकसभा स्पीकर करेंगे। यदि दूसरा है निर्दल कोई प्रत्याशी है, मान लीजिए जनता ने आपको, जनता जो है भाजपा को भी नहीं पसंद करती है, जनता सपा को भी नहीं पसंद, कांग्रेस को भी नहीं, बसपा को भी नहीं पसंद, आप निर्दल से लड़े सांसद का चुनाव और जीत गए, इसके बाद आप जाके भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस समय भी आप निर्योग्य घोषित कर सकती है। कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकते हैं। इसके बाद
नामांकित सदस्य, कोई नामांकित सदस्य है, नामांकित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है ना, 6 महीने के बाद अगर दूसरे दल में ये पकड़ लेता है, एंट्री कर जाता है, तो इसको भी निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। यदि आप पार्टी व्हीप का आप फॉलो नहीं करते, पार्टी व्हीप को आप जो है बात नहीं मानते हैं, पार्टी व्हीप का आप उल्लंघन करते हैं। पार्टी व्हीप मतलब मान लीजिए आप भाजपा की तरफ से हैं, तो भाजपा पार्टी व्हीप मतलब भाजपा के पार्टी का कोई नियम होता है, उसका अगर उल्लंघन करते हैं आप, तब भी आपको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे किस परिस्थिति में आपको निर्योग्य घोषित नहीं किया जा सकता, जैसे कि दल अगर मान लीजिए कांग्रेस आपको खुद, आप कांग्रेस के कोई सांसद है, कांग्रेस आपको खुद ही निकाल देती है, तो आपको निर्योग्य घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद स्पीकर अगर किसी मान लीजिए भाजपा के हैं, अगर वो सपा में चले जाते हैं, तो उनको भी निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता। तीसरा चीज ये है कि अगर 2/3 सदस्य, 2/3 मतलब मान लीजिए सपा के कुल 21 सदस्य हैं, 21 सांसद हैं, 21 सांसद हैं, मान लीजिए 21 सांसद का 3 हिस्सा कीजिए, 7 सांसद आएंगे। 3 हिस्सा में से अगर 2 हिस्सा क्या करते हैं, एक साथ किसी दल में जाते हैं, मान लीजिए सपा के 2/3 सदस्य मतलब 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, यानी 14 सदस्य एक ही बार अगर भाजपा में अगर जाते हैं, तो इनको भी निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता। ठीक है, तो ये रहा निर्योग्यता अधिनियम, मतलब दल बदल के आधार पर आप निर्योग्य कैसे घोषित किया जा सकता है। तो वहीं एक मणिपुर में एक केस आया कि होलो होतोहानवाद, या एक और केस आया मणिपुर में 1900 आया था ये 2020 में। तो मणिपुर की जो हाई कोर्ट है, उसने कहा कि ये उचित नहीं है कि एक व्यक्ति जिसे हम लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने विचार पर स्वयं अपने ही दिमाग से उसको निष्कासित कर दे, लोकसभा से उसको निलंबित कर दे, ये उचित नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्या किया जा रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष पर उसकी भूमिका पर प्रश्न उठाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा यानी यूएनजीए द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया है, यूएनजीए द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया है, एक संकल्प लाया गया है। यूनाइटेड नेशन में एक संकल्प लाया गया है। संकल्प क्यों लाया गया है? संकल्प इसलिए लाया गया है कि जो इजराइल फिलिस्तीन जो युद्ध चल रहा है, इसमें सीज फायर करने के लिए, इसको रोकने, जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, इसको रोकने के लिए यूएनजीए में मतलब यूनाइटेड नेशन में एक संकल्प लाया गया है। ठीक है, एक रिजोल्यूशन लाया गया है जिसमें सारे देश सीज फायर जो चाहते हैं कि सीज फायर किया जाए, उसके पक्ष में वोट दे रहे हैं। जो राज्य चाहते हैं इस सीज फायर में मतलब युद्ध को रोका न जाए, वो उसके पक्ष में, मतलब अगर युद्ध को रोका जाए तो हाँ इसके पक्ष में दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अगर जो चाह रहे हैं युद्ध न रोका जाए तो नो के पक्ष में वोटिंग दे रहा है। तो भारत ने किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं दिया है, भारत ने किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं दिया है। क्यों वोटिंग नहीं दिया है? तो सारे देशों ने भाई आवाज उठाई है कि आखिर काहे आप इस तरह से कर रहे हैं, क्यों वोटिंग नहीं दे रहे हैं आप। भारत ने कहा हम वोटिंग इसलिए नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वोटिंग नहीं दे रहा है। आज अगर इजराइल हमास को पीट रहा है, वो अभी पीट नहीं रहा है, दौड़ा के पीट रहा है। अगर इजराइल हमास को पीट रहा है तो ये सबको दिख रहा है, लेकिन जिस दिन हमास ने इजराइल को पीटा था, हमास एक टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जिस दिन हमास ने इजराइल को पीटा था उस दिन तो कोई नहीं बोला था। जिस दिन हमास ने इजराइल को पीटा था उस दिन कोई नहीं बोला था। वो बात है 7 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर की बात है, जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया था। तो भारत ये कह रहा भैया हमारा सीधा स्टैंड ये है कि जितने भी टेररिस्ट संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनका सफाया होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। अगर इजराइल दौड़ा के मार रहा है हमास को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
हमें तकलीफ थोड़ा सा इस बात का है कि इसमें आम लोग परेशान हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के, बस इसी बात का तकलीफ है। बाकी हमास को कूटा जा रहा है तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और एक आतंकवादियों का जो प्रभाव होता है भारत से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि मुंबई में किस तरह के ब्लास्ट होते थे, वर्तमान में भी केरला में किस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आतंकवादी जो संगठन का ब्लास्ट है, इसको भारत अच्छी तरह से जानता है और उसके दर्द को भारत महसूस किया है। इसलिए कह रहा है भारत कि हम भैया सीज फायर को नहीं रोको। ये नहीं कहेंगे कि आप सीज फायर करवाइए, पीट रहा है पीटने दो उसको। आप लोग इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अमेरिका वगैरह से ये कह रहा है, सारे देशों से ये कह रहा है कि आप लोग इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि जो हमास को हथियार जा रहा है कौन दे रहा है। हमास को हथियार कौन दे रहा है? हमास जो आतंकवादी संगठन है, हथियार आपको उसको आप ही लोग दे रहे हैं, आतंकवादी उसको आप ही लोग बनाए हुए हैं। इसके बारे में आप लोग चर्चा नहीं कर रहे कि हमास को हथियार ही न दिया जाए, युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो हम यही भारत ने यही अपना स्टैंड रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूएस चाइना के बीच में जो यूएस और चाइना चाइना के बीच जो संबंधों में सुधार हो रहा है। देखिए, संबंधों में भले ही सुधार हो रहा है लेकिन ऊपरी तरह से सुधार, अंदर में उन लोग के अंदर जो है वैमनस्यता है, द्वंद्व है। देखिए, चाइना ये सोच रहा है, अमेरिका ये अच्छी तरह से भली बात जान चुका है कि 2050 तक चाइना उसको काउंटर कर देगा। मतलब चाइना 2050 तक अमेरिका को जाते जाते क्या कर देगा? बैक कर देगा। ये चाइना अच्छी तरह से जान रहा है। इसलिए जब ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप चचा की जब सरकार थी, तो ट्रंप जब आए तो चाइना पे बहुत विभिन्न तरह का क्या कर दिए? प्रतिबंध आरोपित कर दिए। विभिन्न तरह का प्रतिबंध, जैसे व्यापार से संबंधित प्रतिबंध, कई तरह का प्रतिबंध लगा दिए चाइना पर, जिससे इन लोगों में और क्या हो गया? यूएस और चाइना में और अधिक तनाव हो गया। इसके बाद जब ये जियो बाइडेन आए हैं, इन्होंने क्या कहा? चाइना अगर विकास कर रहा है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाइना अगर ग्रोथ कर रहा है, वैसे पेट में तो दर्द है जियो बाइडेन के, लेकिन पेट में दर्द तो भारत के हम लोगों की भी है कि अगर चाइना ग्रोथ कर रहा है, हम लोग ये सोच रहे हैं भाई हम भी थोड़ा ग्रोथ करें, अच्छा खासा विकास करें। तो जियो बाइडेन ये कहते हैं चाइना अगर विकास कर रहा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना के विकास की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप विकास कर रहे हैं कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रोथ कर रहे हैं कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ग्रोथ करने की वजह से विश्व में किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एक सिंपल में समझ लीजिए, जैसे ताइवान हो गया, ईरान हो गया और रसिया हो गया। ताइवान हो गया, ईरान हो गया और रसिया हो गया। देखिए यहां प्रॉब्लम क्या है? ताइवान के साथ खड़ा कौन है? यूएस। ताइवान को लेना कौन चाहता है? चाइना। ताइवान को सीधे खत्म करना चाहता है, चाइना अपने में मिलाना चाहता है, लेकिन बीच में खड़ा कौन है? यूएस, अमेरिका खड़ा, इसलिए इन दोनों में टकराव है। दूसरा बात, जो अमेरिका है ईरान पर विभिन्न तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन ये जो चाइना है जाके ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब में बहुत जबरदस्त द्वंद्व है, टेंशन है, लेकिन सऊदी अरब के और ईरान के टेंशन को कौन खत्म करने जा रहा है? चाइना खत्म करने जा रहा है। इससे चाइना और अमेरिका में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए, अमेरिका जो है, जो रूस में और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका जो यूएस जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, अपना हथियार बेच रहा है। लेकिन वहीं अमेरिका जो है रसिया पे बहुत भी विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है, सेंसर लगा दिया, विभिन्न प्रकार का सेंसर लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं जहां अमेरिका चाइना को रसिया को विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाया है, वहीं पे चाइना रसिया को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है।
तो ये कहेगा अबे हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं, तुम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों में क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, अगर इन लोगों में तनाव कम होता है, इन लोगों का संबंध जो अच्छा होता है, तो इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर इन लोगों में तनाव बहुत ज्यादा होता है तो भारत और चाइना से भी तनाव होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर चाइना अमेरिका से तनाव होता है तो भारत और चाइना की सीमा पर जो विवाद होगा वो जायज सी बात है, नॉर्मली होगा। भारत और चाइना के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो जायज सी बात होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि भारत अभी पूर्णतः अपने आप पर निर्भर नहीं है, चाइना पे बहुत ज्यादा हद तक निर्भर है। कौन? भारत। इसलिए विवाद होने से क्या होगा, भारत को ही थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जबकि भारत देखिए, इसको देखिए, अमेरिका कितना होशियार है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है चाइना के विरोध में खड़ा हो, भारत जो है चाइना को काउंटर बैलेंस करे। ठीक है, इसलिए कहता है कि हमसे तुम हथियार लो, बढ़िया बढ़िया लड़ाकू विमान से लो। कौन कहता? अमेरिका कहता। किसको? भारत को। लेकिन भारत कहता नहीं, तुम रहने दोगे, आज हमको अगर कोई और विमान दोगे, F-16 हमको आज दोगे तुम, तो क्या पता चला तुम हमको काउंटर बैलेंस करके कल पाकिस्तान को F-22 दे दोगे, F-36 दे दोगे। मतलब तुम ये हमसे कह रहे हो कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस करें, लेकिन कल हमको काउंटर बैलेंस करने के लिए तुम पाकिस्तान को दे रहे हो। इतने बड़े कमीने हो तुम, इसलिए भैया तुम अपना हथियार रखे रहो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा यूएस और चाइना के बीच संबंधों में सुधार का फायदा और नुकसान। ठीक है, एक और केस आया है कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस INFOSYS के फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति हैं जो इन्फोसिस जो कंपनी है उसके फाउंडर, इनका कहना है कि भारत में जो वर्क टाइम है, कार्य अवधि है, कार्य का जो घंटा है, इसको बढ़ाना चाहिए। कम से कम एक सप्ताह में 70 घंटे काम होना चाहिए, 70 आवर्स। नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस के फाउंडर हैं, वो ये कह रहे हैं भारत में जो कार्य की घंटा है, कार्य का जो समय सीमा, उसको बढ़ाना चाहिए। भारत में नॉर्मली जो है कार्य की समय सीमा 7.2 आवर्स है। मतलब एक दिन में जो 19 से 29 एक दिन में जो है 15 से 29 साल के लोग हैं, 15 से 29 साल के जो युवा है, 15 से 29 साल का जो युवा है, एक दिन में 7 से 7 घंटा लगभग काम करता है एक दिन में। ठीक है ना, जबकि वही अर्बन क्षेत्र मतलब शहरों में 8.5 घंटा काम करता है। कौन? भारत का युवा जो है। ठीक है, और वहीं जैसे चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, उसके बाद चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, और चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन सब में काम का जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा है। काम का जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा। अब देखिए, इनका कहना है कि 1 वीक में 70 घंटे काम होना चाहिए। 1 वीक में एक दिन छुट्टी हो गया, एक दिन क्या हो गया? छुट्टी हो गया, बचा 6 दिन। 6 दिन का मतलब एक दिन में 11.5 घंटे, 11.5। इनका कहने का मतलब ये है, एक दिन में जो युवा है 11.5 घंटे अगर काम करता है तो इससे क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? ग्रोथ करेगी और डेवलप भी करेगी। ग्रोथ और डेवलप में अंतर हमने आपको समझा दिया था। ग्रोथ क्या होता है, डेवलप क्या होता है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसमें आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, जो 15 से 29 साल का जो युवा है, अगर कार्य घंटा में अपने कार्य समय में वृद्धि करता है, सिंपल में समझ लीजिए, आप अपने घर में अगर 7 घंटा काम करते हैं तो आप कितना विकास करेंगे, वहीं अगर आप 11 घंटा काम करते हैं तो आप कितना विकास करेंगे, इसी से अंतर लगा लीजिए। ठीक है, देश का इससे क्या होगा? विकास होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हार्ट अटैक, वर्तमान समय में जो हार्ट अटैक का बीमारी है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा 8-10 लोग मारे गए, 8 से 10 लोग मारे गए डांडिया खेलते हुए।
डांडिया खेलते हुए। हार्ट अटैक, इसमें यह कहा गया है कि क्या हार्ट अटैक जो हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं वर्तमान समय में, इसमें क्या जो कोविड का वैक्सीन था, कोविड का वैक्सीन था क्या इसमें उसका हाथ है? जो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है कोविड वैक्सीन के कारण बढ़ी है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इसको लेकर के आईसीएमआर है, इसको लेकर के आईसीएमआर ने एक निर्देश जारी किया है कि जो कोविड वैक्सीन था, हार्ट अटैक से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कोविड का वैक्सीन लगवाया है उसको बहुत तीव्र गति से हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, क्या है इसको जानते हैं। जो बहुत ज्यादा कोविड से पीड़ित थे, बहुत ज्यादा कोविड से मतलब वह व्यक्ति जिनको बहुत भयानक तरीके से कोविड हो चुका था, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में चले गए थे जिस सिचुएशन में उनकी डेड भी हो सकती थी, ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्क से बचना चाहिए। हार्ड वर्क मतलब अगर जिम कर रहा है वो, तो उससे बचना चाहिए। कोई भयानक तरीके से काम कर रहा है तो उससे बचना चाहिए। इस परिस्थिति में 2-3 साल बचना चाहिए, इस परिस्थिति में हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है ना, आईसीएमआर ने कहा है। इसके बाद देखिए चाइनीज विसल्स का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चाइनीज विसल्स का श्रीलंका में पहुंचना। चाइनीज विसल्स का श्रीलंका मतलब एक चाइनीज शिप है, एक चाइनीज पानी की जहाज है जो कहां पहुंच गई है? श्रीलंका में। कहां पहुंच गई है? श्रीलंका में। ये चाइनीज पानी की जो जहाज है ये रिसर्च शिप है, इसको कहते हैं रिसर्च शिप कहते हैं। रिसर्च शिप यानी शोध करने वाला एक शिप है, जांच करने वाला एक शिप है, ठीक है, खोज करने वाला एक शिप है जो कहां पहुंच गई है? श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका की अवस्थिति ये है भारत की, ये है श्रीलंका, वो यहां पे आ गया है। ठीक है, अब ये भारत की जो स्थिति है, समुद्री सीमा है, अब यहां पे जब आ गया है तो भारत के इन क्षेत्रों पर वो क्या कर सकेगा? आसानी से नजर रख सकेगा। इससे क्या है, भारत को एक्टिव होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं किसी भी तरह का कोई खतरा ना उत्पन्न कर दे। ठीक है ना, ये रहा आपका आज का द हिंदू जो करंट अफेयर है, टोटल कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।